दफन 26। कॉल बेल बजती है। झनक, जो अपने चुलबुले मूड में होती है, दरवाजा खोलने दौड़ती है। दरवाजे के बाहर रचित खड़ा था। उसे देखते ही झनक का चेहरा बदल जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मेरा पीछा कर रही हो? रचित झांका कि इस तरह की प्रतिक्रिया पर एकदम से हकबका जाता है। क्या? नहीं, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? झनक आंखें तरेरते हुए कहने लगी। तो फिर मेरे घर तक कैसे पहुँचे? क्या जासूस हो? झनक की बात सुनते रचित को कुछ समझ नहीं आता। उसके सामने खड़ी वह अभी भी बोले जा रही थी। 2 मिनट जरा सी हेल्प क्या ले ली? तुम तो मेरे पीछे ही आ गए। क्या समझते हो तुम मुझे कि झनक बेवकूफ़ है और उसे कुछ समझ नहीं आएगा? हाँ, कुछ गलतियाँ करती हूँ मैं, पर इतनी गधी नहीं कि कोई मेरे पीछे आए और मुझे समझ भी ना आए। कौन है झनक? अब रिया भी आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी। रिया को देखते रचित कुछ कहने वाला था कि रिया तुरंत बोल उठी। अरे रचित जी आप! रिया, तुम कैसे जानती हो इसे? झनक की बात पर रिया एक आंख दबाती उसके कान में फुसफुसाती है। आर यू जेलेस? रिया झनक का खुला हुआ मुंह देख उस पर हंसती हुई रचित से कहने लगी। प्लीज कम इनसाइड। रिया, तुम कैसे जानती हो इसे? मतलब इसे क्यों बुला रही हो? तू मेरी दोस्त है ना? अरे रुक जाओ झनक, इसे मैंने बुलाया है क्योंकि ये तुम्हारा मोबाइल लौटाने आया है। झनक तुरंत चुप हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह शर्माते हुए थोड़ा पीछे हटती खुद को संभालते हुए अपनी नाराजगी दिखाने की कोशिश करती है। ओह, तो ये बात है, लेकिन ये सीधे मुझे क्यों नहीं दे सकता था? क्या तुम्हारे जरिए ही आना जरूरी था? क्योंकि इसने तुम्हारे फ़ोन से लास्ट आउटगोइंग कॉल देखा और वो मेरा नंबर था, इसलिए मैंने यहाँ घर का पता दे दिया। वैसे तुम्हारे चेहरे पर जो रंग बदला वो देखना मज़ेदार रहा। रिया ठहाका लगाकर हंसने लगती है जिससे झनक झेप जाती है और रचित की ओर देखकर फिर से थोड़ा चिढ़ने का नाटक करती है। तो तुम मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को कॉल कर रहे हो? बहुत होशियार हो। और हाँ, ये फ़ोन मुझे दे दो, वैसे भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। रचित उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मोबाइल उसकी ओर बढ़ा देता है। तभी उसकी नज़र झनक के गले में बंधे स्कार्फ पर पड़ती है। पल में उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। ये स्कार्फ, ये कहाँ से मिला तुम्हें? झनक तुरंत स्कार्फ पर हाथ फेरती अपनी ठसक दिखाती हुई कहती है। क्यों, तुम्हारा है क्या? ये मुझे पेड़ पर लटका मिला था और अब ये मेरा है। ये मेरी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रचित कहता कहता रुक जाता है और उसे हिचकिचाते हुए देख झनक आगे कहती है। प्लीज अब ये मत कहना कि ये तुम्हारा है, मैं इसे नहीं दूंगी किसी को। ये तुम्हारा तो नहीं है न, तुम्हें क्या पता ये किसी की यादों का हिस्सा भी हो सकता है। इस पर झनक तुरंत जवाब देती है। अब ये मेरा है, एक बार कुछ हाथ लग जाए तो झनक उसे नहीं लौटाती। रचित उसकी बातों को सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन तब से झनक को उलझते देख रिया उनके बीच आती हुई कहने लगी। अरे झनक, स्कार्फ के लिए इतना लड़ने की क्या जरूरत है? अगर ये इनका है तो शायद इसे लौटा देना चाहिए। लेकिन झनक करते हुए कहने लगी, नहीं, ये अब मेरा है। वैसे भी ये बहुत स्टाइलिश है और ये किसी की यादों से ज्यादा मेरी अलमारी में ज्यादा अच्छा लगेगा। रचित इस पर कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। झनक उसे जाते देखती हल्का सा मुस्कुराती है, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन रिया के चेहरे पर असमंजस साफ नजर आ रहा था। रचित घर से बाहर निकलकर सड़क पर अकेला चलता हुआ सोच में डूबा था। वह मन ही मन सोच रहा है कि कैसे इस स्कार्फ ने उसे फिर से झलक की यादों में फिर से डूबा दिया। वह ठहरता है, एक गहरी सांस लेता, फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अंदर झनक और रिया अभी भी आपस में उलझी थी। रिया उसे डांटने के मूड में दिखती है। झनक, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो स्कार्फ हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड का हो, क्या तुम्हें उसकी हालत नहीं दिखी? इस पर झनक मासूमियत से कह उठी। अरे इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? ये तो बस एक स्कार्फ है, और वैसे भी उसने मुझसे कुछ कहा तो नहीं। तुम्हारे लिए ये बस एक स्कार्फ होगा, लेकिन उसके लिए ये यादों का हिस्सा हो सकता है। कभी कभी थोड़ा संवेदनशील होना भी सीख लो। झनक थोड़ी गंभीर हो जाती है, लेकिन अपनी चुलबुली आदत से उबर नहीं पाती। वह रिया की बात को नज़रअंदाज करते हुए खुद को सही ठहराने की कोशिश करती रही। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने किसी की जान ले ली। चल, इसे भूल जा, चाय पियेंगे। तू समझती क्यों नहीं झनक, कभी कभी हमारे लिए जो चीज़ खास न हो वो दूसरों के लिए बहुत खास होती है। क्या पता वो स्कार्फ उसके लिए खास हो। नहीं तो सोच तो कोई लड़का स्कार्फ का क्या करेगा? क्या सच में रिया मुझसे गलती हो गई?
यही तो तेरी प्रॉब्लम है, तू करती पहले है और सोचती बाद में है, और आजकल तो देख रही हूँ तेरी उटपटांग हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। रिया देखती है कि अब झनक कुछ उदास हो गई थी, इससे वह उसके पास आती हुई कहने लगी, चल उदास न हो, रचित का नंबर मेरे पास है, ये तू उसे लौटा देना, चल अब चाय बना। चाय मुझसे अच्छी न बनी तो? हाँ वैसे भी बाद में किचन सफाई में मुझे नहीं लगना होगा, चलो। रिया उसे घूरती किचन की ओर बढ़ जाती है। झनक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन कहीं न कहीं रचित के चेहरे की गंभीरता उसे सोचने पर मजबूर कर दे रही थी। अनिकेत और जॉन अब साइड पर खड़े एक ही दिशा में देख रहे थे। यही वो जगह है जहां से प्रोफेसर हामिद गायब हुए। हम अनिकेत, लेकिन तुम तो किसी इंक्रिप्शन की बात कर रहे थे। हाँ बस यहीं पर सारी कहानी अटकी हुई है। जहां से प्रोफेसर गायब हुए वहां कुछ इंक्रिप्शन मिले और कुछ उनके टैंक में भी, जिन्हें कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट पर नहीं पाया। हाँ तुमने बताया था कि इसीलिए तुम्हें बुलाया था। हाँ मुझे भी लगा कि मैं ये काम जल्दी ही निपटा लूंगा, लेकिन पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह, लेकिन क्या अनिकेत? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो इंक्रिप्शन अजीब से है, और सबसे अजीब बात यह है कि उसी इंक्रिप्शन का दूसरा टुकड़ा राजस्थान में मिला। उसके बाद वहां आग लगाकर उसे नष्ट करने की कोशिश की गई, जबकि आग लगने से उसका निशान और ज्यादा उभर आया। अब वो लिपि बिल्कुल अलग नजर आ रही है, जिसके ऊपर कोई और निशान मौजूद है। जब तक उन्हें उसके ऊपर से रिमूव नहीं किया जाएगा तब तक नीचे की भाषा नहीं पढ़ी जा सकती। इसी कारण मैं थोड़ा उलझकर रह गया, और तभी मुझे लगा कि इसमें बस अब तुम ही हो जो मदद कर सकते हो। बात अगर सिर्फ इंक्रिप्शन पने की है तो वो तो मैं अपने डिवाइस से कर लूंगा, बस इमेज स्कैन करके लैपटॉप में डालते इंक्रिप्शन क्लियर हो जाएगा। और अगर इतनी सी बात थी तो उसमें तो मैं तुम्हारी फ़ोन पर भी मदद कर सकता था, मेरे आने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर अनिकेत, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ और बात भी है? जॉन के ये कहते अनिकेत कुछ पल उसके विपरीत देखते हुए हवा में गहरी सांस छोड़ता है। मैं सही हूँ। हाँ अब इतने समय का साथ है तो मेरा न कहा भी तुम समझ ही लेते हो। तो बताओ और क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? कहते हुए जॉन अब सीधे अनिकेत की ओर देखता रहा, जो बेहद गंभीरता से कह रहा था, मेरे दादाजी का अतीत। जॉन, क्या क्या कहा? तुम्हारे दादाजी? उनका इससे क्या संबंध? यही बात तो मुझे भी खोजनी है कि इन सबके बीच उनका अतीत मुझसे क्यों टकराया। अरे यार, तुमने फ़ोन पर तो ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ इसीलिए तो बुलाया तुम्हें। इस वक्त तुम्हारे अलावा मैं इस विषय पर किससे बात करता? तो बताओ जल्दी, मेरा तो एक्साइटमेंट लेवल ही बढ़ गया। जॉन, तुम्हें याद है चाचा जी से जब हम मिलने गए थे तब उन्होंने बताया था कि मेरे दादाजी अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करते थे, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उन्हीं लोगों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। उस वक्त चाचा जी भी कारण नहीं जानते थे, पर आज इतने समय बाद मुझे लग रहा है जैसे मैं उस कारण के काफी करीब हूँ। अनिकेत जिस रहस्यमय अंदाज में अपनी बात खत्म करता है, उससे जॉन 2 पल को अवाक उसे देखता रहा। सर, लंच तैयार है, आ जाए। तभी नारायण की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है। इस पर दोनों एक दूसरे को देखते मौन स्वीकृति देते उसकी ओर बढ़ जाते हैं। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।